आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं एसएससी सीएचएसएल 18 नवंबर ऑल शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आए हैं, जो कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट का हम एनालिसिस लेकर आए हैं 18 नवंबर। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और बिना देरी किए हुए चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि 18 नवंबर को पहले देखते हैं हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं विथ फैक्ट के साथ। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई थी। किसने? जहांगीर ने। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो इसके फैक्ट हो जाएंगे कि गुरु अर्जुन देव ने सिखों के 5वें गुरु थे और उन्होंने आदि ग्रंथ यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब का प्रारंभिक स्वरूप संकलित कराया था और जहांगीर ने 1806 में उन्हें लाहौर में शहीद करवाया था, यानी कि फांसी दे दी गई थी। और शहादत का कारण जहांगीर के अनुसार शाहजादा खुसरो की सहायता करना था। इसी कारण इसको फांसी दी गई थी। किनको? गुरु अर्जुन देव को। किसने दी थी? जहांगीर के द्वारा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हुमायूं की रचना किसने की थी? तो गुलबदन ने हुमायूं की रचना की थी। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो इसके फैक्ट हो जाते हैं कि गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई। इसमें हुमायूं के जीवन, शासन और दरबार का विस्तृत विवरण मिलता है और यह मुगल इतिहास की सबसे विश्वसनीय प्राथमिक कृतियों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट हो जाते हैं कि नादिर शाह ने ईरान यानी कि फारस का शासक था। उसने दिल्ली में भयंकर नरसंहार किया, जिससे कत्ले आम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कत्ले आम कहा जाता है। और इसी आक्रमण में उसने मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूटा। यह मुगल सम्राट के पतन के प्रमुख कारणों में से एक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दौद शासन का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने दौद शासन का अंत किया था। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। इसके फैक्ट हो जाते हैं दौद शासन यानी कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में शुरू किया था। इसमें प्रशासनिक कार्य नवाब करते थे, पर वास्तविक कंपनी के हाथ में थे। इस व्यवस्था में बंगाल में भारी आर्थिक संकट पैदा हुआ। क्या हुआ? भारी आर्थिक संकट पैदा हुआ और वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इस व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? जो कि अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। इसके फैक्ट देख लेते हैं। यह संगीति पाटलिपुत्र यानी कि पटना में आयोजित हुई थी। मोगलीपुत्र इस संगीत के अध्यक्ष थे। यहीं से धर्म प्रचारकों के विदेशी अभियान शुरू हुए थे। क्या हुए थे? धर्म प्रचारकों के विदेशी अभियान शुरू हुए थे और इसी संगीत के दौरान कथा वस्तु नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था और किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये मोरक्को यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और मोरक्को का था। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। इसके फैक्ट हो जाते हैं कि इब्न बतूता 1333 में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और उसकी यात्राओं का वर्णन रेहला नामक पुस्तक में मिलता है। किस में मिलता है? रेहला नामक पुस्तक में मिलता है। उसने भारत में तुगलक शासक की विचित्र नीतियों का उल्लेख किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो हो जाता है कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। कौन थे? शंकराचार्य थे। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट हो जाते हैं अद्वैतवाद, अद्वैत वेदांत
भी कहा जाता है। इसका मूल सिद्धांत ब्रह्मा की एकमात्र सत्य हो जाती। शंकराचार्य ने 4 प्रमुख मठों की स्थापना की थी। कितने मठों की? 4। उनमें से विवेक चूड़ामणि और भाष्य जैसे दार्शनिक ग्रंथ लिखे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खजुराहो से। तो खजुराहो यानी कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो ये चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था खजुराहो का निर्माण। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट हो जाते हैं कि ये मंदिर 950 से 1050 के बीच निर्मित हुए। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ के मंदिर नागर शैली के हैं। किसके हैं? नागर शैली के हैं और ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन से यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। तो फ्रेंड्स आज आप देख पा रहे होंगे कि हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन थे, यानी कि यही फ्रेंड जिन लोगों का एग्जाम था यही क्वेश्चन सेंड किए हैं, तो हमने यही ऐड क्वेश्चन किए हैं। ज़्यादातर हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आज। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो इसके फैक्ट हो जाते हैं कि यह नारा 8 अगस्त 1942 के मुंबई अधिवेशन में किया गया था। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का अंतिम मांग था। क्या था? समाप्त करने का अंतिम मांग। और इस आंदोलन का नेतृत्व जेल जाने के बाद भी जनता ने संभाला था। ब्रिटिशों ने इसे अत्यंत कठोरता से दबाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ जाता है कि हिस्ट्री से है। तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट हो जाते कि यह युद्ध सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। मीर जाफर की विश्वासघात ने ब्रिटिशों की जीत दिलाई थी। क्या थी? जीत दिलाई थी। और इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब आ जाते हैं हमारे फर्स्ट शिफ्ट का फ्रेंड्स एनालिसिस हो चुका है। अब आ जाता है कि सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट इन दोनों को मिक्स क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड के दोनों एक ही साथ क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं 18 नंबर एसएससी सीजीएल। चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी हो जाती है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट हो जाते हैं कि किरण बेदी 9 जून 1949 को अमृतसर पंजाब में जन्मी थी। उन्होंने 1972 में भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस ज्वाइन किया था। क्या किया था? आईपीएस ज्वाइन किया था। और वे जेल सुधार के लिए प्रसिद्ध हुई और उनका काम मानवाधिकार और पुलिस सुधार की दिशा में प्रेरक माना जाता है। किसमें माना जाता है? मानव सुधार की दिशा में। और बाद में उन्हें संयुक्त राष्ट्र पुलिस सलाहकार बनाया गया, जो उनके अनुभव और नेतृत्व की पहचान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश यानी कि पंजाब हो जाता है। उत्तर प्रदेश और पंजाब। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट हो जाते हैं कि नौटंकी एक पारंपरिक नाटक नृत्य शैली है जो विशेष रूप से उत्तर यानी कि उत्तर प्रदेश पंजाब में लोकप्रिय रही है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश पंजाब में लोकप्रिय रही। और इसमें संवाद, अभिनय, गाना और संगीत का मिश्रण होता है। यह केवल नृत्य नहीं बल्कि नाटिका जैसा प्रदर्शन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हो जाता है कि यह आमतौर पर गांव में मेले, त्योहार और धार्मिक आयोजन में प्रस्तुत किया जाता है। नौटंकी का इतिहास कई शताब्दियों पुराना है और यह लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट से पूछा गया है। इनकी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी? तो वो थे वनचेत्री पाल। वनचेत्री पाल हो जाती है। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट हो जाते हैं कि वनचेत्री पाल पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की। उन्होंने यह सफलता 1984 में हासिल की थी। कब की थी? 1984 में यह सफलता हासिल की थी और वे भारतीय पर्वतारोहण के इतिहास में एक प्रतीक बन गई और उनके साहस ने महिलाओं को पर्वतारोहण में प्रेरित किया।
चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि उन्होंने अन्य पर्वतों पर भी चढ़ाई की और पर्वत रोहण एवं महिला शक्तिकरण दोनों के क्षेत्र में योगदान किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पूजा पाठ और अनुष्ठान से संबंधित वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद हो जाता पूजा पाठ और अनुष्ठान से संबंधित। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो इसके फैक्ट हो जाते हैं कि यजुर्वेद विशेष रूप से यज्ञ और अनुष्ठान में प्रयोग होने वाले मंत्रों और मंत्रात्मक निर्देशों का संग्रह हो जाता है। क्या है? पूजा पाठ के लिए हो जाता है यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है पूजा या फिर बलिदान या यज्ञ। वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। अतः यजुर्वेद को पूजा संबंधी ज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूजा संबंधी ज्ञान कहा जाता है। यजुर्वेद में दो मुख्य वेद हो, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद हो जाते हैं। किसमें? दो भागों में है ये। यह परंपरा यज्ञता के अनुष्ठानों में यजुर्वेद के मंत्रों का प्रमुख स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से ली गई है? तो कौन सी विशेषता? ये क्वेश्चन है। इसमें हमने लिखा है कि एक मतलब कि उस पर निर्भर करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से तो बहुत सारी नीति निर्देशक ऐसी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, मतलब 2-3 चीज़ें, तो वो ऑप्शन पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं अपन लोग। तो इसके फैक्ट हो जाएंगे कि भारत का संविधान एक संघात्मक ढांचा पर आधारित है, जहाँ केंद्र और राज्य दोनों के पास विशिष्ट शक्तियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कि ऑस्ट्रेलिया भी संघात्मक देश है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई संविधान में भारत जैसी संविधान सभा द्वारा लिखी गई संविधान की अवधारणा क्या है? नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत के संविधान में बहुधार्मिक, बहुभाषीय और बहुजातीय समाज का विचार प्रमुख है, जो ऑस्ट्रेलिया के मॉडल में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे की भारतीय संविधान में मनुवादी नीति निर्देशक तत्व जैसे सिद्धांत जो भारतीय संदर्भ में खास महत्व रखते हैं और ऑस्ट्रेलिया की प्रणाली में इस तरह का समकक्ष नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में किस भारतीय को टिमोर लेस्ते का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यानी कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर मिला है? तो ये किसे मिला है? द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। किसे दिया गया? ये दिया गया है द्रौपदी मुर्मू को। चलिए इसके फैक्ट देख लेते। फैक्ट हो जाएंगे इसके कि तिमोर लेस्ते ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर तिमोर लेस्ते सम्मान दिया है। यह सम्मान तिमोर लेस्ते का उच्चतम नागरिक सम्मान हो जाता है और यह सम्मान भारत और तिमोर लेस्ते के बीच मौजूद दोस्ताना और सहयोगी संबंधों की भावना को क्या करता है? दर्शाता है। और मुर्मू की अध्यक्षता और सार्वजनिक सेवा के योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कितने साल में पूरी हुई? तो 8 साल में पूरी हुई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। कब की गई थी? 2015 में की गई थी। यह योजना युवाओं को व्यवसाय कौशल सीखने और रोजगार के योग्य बनाने के लिए है और यह स्किल इंडिया मिशन एक महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। क्या हो जाता है? और प्रधानमंत्री योजना कई फेज हो चुके हैं और लाखों युवा इससे लाभान्वित हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो मालदीव इसका सदस्य नहीं होता है। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। बिम्स्टेक के सदस्य भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। मालदीव नहीं, इसका सदस्य मालदीव क्या है? नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हो जाता है कि इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से की गई थी। कहाँ पर? बैंकॉक में की गई थी। इसका संगठन का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों तकनीकी, आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग को क्या हो जाता? बढ़ाना हो जाता।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यह निर्भर विकल्प करता है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। जो कि मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 3 में है, वो सॉरी भाग 4 ए में है मौलिक कर्तव्य, और जो कि 51 में है, 51वें आर्टिकल 51 ए में है मौलिक कर्तव्य। और कितने हैं? 11 हैं। पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे और अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात की गई थी, लेकिन संविधान में 10 जोड़े गए, फिर इसमें संशोधन हुआ तो 11 जोड़े गए। वो ऑप्शन के अनुसार डिपेंड करेगा कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे इसका मान लेते हैं किसी धर्म का प्रचार करना, ये हमने अपने आप से ऐड किया हुआ है। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट हो जाते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान आर्टिकल 51 ए में है। किस में है? आर्टिकल 51 ए में है। और मौलिक कर्तव्य में शामिल है संविधान का सम्मान करना, स्वतंत्रता की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना आदि हो जाता है। और धर्म प्रचार यानी कि मत प्रचार करना मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। और मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए नैतिक सामाजिक जिम्मेदारी का आधार, कानूनी दंड नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हो जाता है कि पारंपरिक टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये हो जाता है गोवा राज्य से संबंधित हो जाता है। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो फैक्ट हो जाता है कि टापू नृत्य गोवा की पारंपरिक लोक कला का हिस्सा है। यह नृत्य समुद्र तटों और द्वीपों की संस्कृति को दर्शाता है और इसमें पारंपरिक गोआन संगीत और वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं कि यह नृत्य आमतौर पर त्योहार और सामाजिक आयोजन में प्रस्तुत किया जाता है, विशेष रूप से गोवन समुदाय के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित कौन सा विषय नहीं है? तो ये तो ऑप्शन के अनुसार डिपेंड करेगा वैसे सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए इसके फैक्ट ही देख लेते हैं सीधी। तो इसके फैक्ट पर चलते हैं। इसके क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा है, जो भी स्टूडेंट है जैसे क्वेश्चन शेयर करते हैं तो वो विथ ऑप्शन के कोई किसी को भी याद नहीं रहता, वो तो क्वेश्चन याद रहता है, फिर वो हमें अपने अनुसार वो करना। अब नहीं है, नहीं में तो बहुत सारे मतलब उसमें ऐड होगा 3 ऑप्शन, कोई एक होगा, तो वो तो ऑप्शन के अनुसार हमें क्वेश्चन को चूज मतलब डिपेंड करेगा कि ऑप्शन उसमें क्या है, फिर उसी के अनुसार आंसर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से वो थोड़ी वो हो जाती है। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं सीधे। तो इसकी फैक्ट है सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 13,000 ईसा पूर्व की फली फूली है। मतलब कि इसका अनुमान है, कई जो विज्ञान कई हो जाते हैं, जो विद्वानों ने मतलब अलग अलग इसका मत दिया है सिंधु घाटी सभ्यता का भी। ठीक है, उन्होंने उन्नत शहरी नियोजन, बड़े कपड़े और जल निकासी प्रणाली अपनाई थी और उनकी लिपि अब तक संपूर्ण रूप में पढ़ी नहीं जा सकी। और इस सभ्यता में धातु अधातुओं की शुरुआत लोहे युग के बाद हुई। और चलिए आगे, इसलिए प्रारंभिक सिंधु घाटी में लोहे के हथियारों का प्रयोग सीमित या नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 18वीं शताब्दी में सिख अपने सामूहिक निर्णय कहाँ पर लेते थे? तो ये अमृतसर में सामूहिक निर्णय लेते थे। चलिए नेक्स्ट इसके फैक्ट देखते हैं। फैक्ट हो जाता है कि हरि की पाठ अमृतसर में स्थित है, जहाँ सिख नेतागण मिलकर निर्णय लेते थे। यह स्थान सिख समुदाय के धार्मिक और राजनीतिक केंद्र था और यह गुरु का दरबार होता था, जहाँ सामूहिक चर्चा और फैसले किए जाते थे। ब्रिटिश और अन्य शासनकाल में सिखों ने इसी स्थान को अपनी सामाजिकता एकता बनाए रखने का लिए प्रयोग किया। चलिए इस नेक्स्ट हो जाता है कि पाटलिपुत्र से क्वेश्चन आया है कि पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी क्या थी? तो ये थी राजधानी राजगृह थी। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो इसके फैक्ट हो जाते हैं कि राजगृह मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी। यह स्थल आज के बिहार राज्य में स्थित हो जाता है। और बौद्ध और जैन परंपराओं के राजगृह के महत्व विशेष गौतम बुद्ध और महावीर ने यहाँ कई बार प्रवचन दिए हैं।
किसने? गौतम बुद्ध और महावीर ने। और बाद में पाटलिपुत्र राजधानी बनी क्योंकि वह भू रणनीति दृष्टि से बेहतर स्थान था। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में कितनी युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे? तो ये 75,000 किए जाएंगे युवा को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके फैक्ट हो जाते हैं कि यह योजना युवाओं को सरकारी मंत्रालय और सार्वजनिक निकायों में व्यवहारिक अनुभव देने के लिए है। और इंटर्नशिप का उद्देश्य छात्रों और नवमुखों पेशेवरों को नीति निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का मौका देना है। और हो जाता है कि योजना के अंतर्गत इंट्रेंस को मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह स्किल इंडिया एवं यूथ को मजबूत करने वाली दिशा में है। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1911 में लड़े गए पहले तराइन युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। इसके फैक्ट हो जाते हैं कि पहला तराइन युद्ध वो 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की सेना को हराया था। इस युद्ध की जीत ने चौहान वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। क्या किया था? प्रतिष्ठा को। और अगले वर्ष 1192 में दूसरा तराइन युद्ध मोहम्मद गौरी को जीत में समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा गया क्वेश्चन है कि जूडो के मैदान का आकार कैसा होता है? तो जूडो का मैदान का आकार होता है 10x10 होता है। कितना होता है? 10x10 होता है। चलिए इसके फैक्ट हो जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जूडो मुकाबले के लिए बहुत बड़े मैटेड क्षेत्र की जरूरत होती है। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन नियम के अनुसार मुकाबला क्षेत्र 10x10 तक होता है। कितना होता है? 10। और इसके चारों ओर मन को सेफ एरिया भी होता है ताकि खिलाड़ी सुरक्षित रूप से गिर सकें। क्या होता है? ताकि खिलाड़ी और मेट सामग्री आमतौर पर फोम या पैडेड सतह की होती है जिससे चोट क्या होती है? कम लगती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन हो जाता है जुलाई 2025 तक भारत में कितने रामसर साइट्स हैं? फ्रेंड्स, आज हमने तीनों शिफ्टों की मतलब कि सारी शिफ्टों की तीनों फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्टों के क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। प्लीज़ आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें और सारे बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन हो रहेंगे, कोई भी फेक क्वेश्चन नहीं रहेगा। थोड़ी लंबी वीडियो हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सारी शिफ्टों को हमने एक में मर्ज कर दिया है। तो चलिए फर्स्ट वो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो लगभग 75 से 80 रामसर साइट हो जाते हैं। इसके फैक्ट हो जाते हैं कि रामसर साइट वह गीले भूमि हैं जिन्हें संरक्षण के लिए रामसर साइट के अंतर्गत चिन्हित किया जाता है। और हो जाता है कि भारत में इस प्रकार के कई प्राकृतिक जलभू क्षेत्र जो पक्षियों और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। और ये विश्व पद्धति पर्यावरण संरक्षण में भारत की भूमिका को दर्शाती है। भारत में रामसर साइटों की संख्या समय के साथ बढ़ती रहती है क्योंकि अधिक वेटलैंड को संरक्षण अनुसूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बास्केटबॉल किस आकार की होती है? तो ये होती है गोल आकार की बास्केटबॉल। इसके फैक्ट हो जाते हैं कि बास्केटबॉल गेंद एक स्फेरिकल गोल आकार की होती है जिसे पकड़ने, ड्रिबल करने और शॉट लगाने में आसानी होती है। क्या होती है? शॉट लगाने में। आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार वर्ध बास्केटबॉल की परिधि लगभग 75 से 78 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 75 से यानी कि 75 से 78 होती है। और यह गेंद बहुत अधिक दबाव पर फॉर्म करती है ताकि वह उछलने में मेज सके। बास्केटबॉल की तरह सतह आमतौर पर रबर या कृत्रिम सामग्री की होती है जिससे पकड़ बेहतर हो। चलिए इनको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य 100 मिलियन जनसंख्या पार कर चुका है? तो कौन सा राज्य 100 मिलियन जनसंख्या पार कर चुका है? तो ये पार कर चुका है, उत्तर प्रदेश पार कर चुका है। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट हो जाते हैं कि 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ के करीब थी। यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन? उत्तर प्रदेश।
और जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, जनसंख्या वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण जनगणना सूचना इस जनगणना में सामने आई थी। क्या थी? सामने आई थी। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में ग्रामीण और शहरी हिस्सों का मिश्रण बहुत बड़ा है। कौन है? ग्रामीण भी यानी कि गांव है और शहर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो ये जीता था 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता था। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं कि भारत ने 1928 में ओलंपिक में पहली बार क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। और उस टीम का नेतृत्व कौन कर रही थी? रिची पाउंडर ने किया था। क्या टीम का नेतृत्व किया था। और भारत ने बाद में हॉकी में कई ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। इसे हॉकी की सुपर पावर माना गया। क्या माना गया? हॉकी की सुपर पावर। और हॉकी ने भारत की सफलता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग किसे कहा जाता है? तो दौड़ जहां दूरी लंबी होती है उसे लॉन्ग डिस्टेंस कहा जाता है। आमतौर पर 5000 से 10,000 मीटर की मैराथन पर। इसके फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ में शारीरिक सहनशीलता और रणनीति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मैराथन तो यहाँ से यहाँ तक और आउटडोर इंडोर और आउटडोर दोनों प्रतियोगिताएं होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि जूनियर से लेकर वरिष्ठ स्तर तक एथलीट इसे चुनौती के रूप में लेते हैं और इसे ट्रैक और रोड दोनों पर आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के दौरान किस देश को साथ मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी? तो किसको मिलाकर के? यानी कि फ्रांस को मिलाकर के इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके फैक्ट हो जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को भारत ने और फ्रांस 2015 COP 21 यानी कि पेरिस समझौता के दौरान लॉन्च किया गया था। किसके? पेरिस समझौता के। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और विकसित और विकासशील देशों को सौर ऊर्जा तकनीकी में सहयोग देना हो जाता है। और अब दर्जनों देशों की भागीदार और यह वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा हस्तक्षेप का महत्वपूर्ण मंच बन गया है। चलिए आगे देखते हैं कि यह भारत जलवायु परिवर्तन नीति का प्रमुख पहल और सौर संयुक्त राष्ट्र के रूप में काम करता है। क्या करता है? सौर संयुक्त रूप के उसमें काम करता है। तो फ्रेंड्स ये रही हमने आपको फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्टों का 18 नवंबर SSC CHSL का हमने रिव्यू करा दिया है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और जो जिन जिन स्टूडेंटों का एग्जाम था उनने क्वेश्चन सेंड किए थे हमने वो आपको करा दिए हैं। और इन क्वेश्चनों की आप PDF चाहते हैं तो PDF को आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच।